नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। घड़ी पर जब 10:30 बजते हैं तो वक्त हो जाता है न्यूज पंच का। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच में जिन टॉप लाइंस का हम रुख करने वाले हैं उन 3 महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले देख लेते हैं। जो सबसे पहले खबर होने वाली है न्यूज पंच में, वो होने वाली है खबर पंजाब से जुड़ी हुई है। अकाल तख्त की 2 टूक यहां आई है। कार्रवाई नहीं होगी तो होगा आंदोलन, यानी आईटी सेल का खेल, अकाल तख्त की नकेल। और तीसरी और महत्वपूर्ण खबर भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि हॉर्मूज पार भारत के 15 जहाज, उर्वरक आपूर्ति को मिली है यहां मजबूती। हॉर्मूज से सुरक्षित निकल चुके हैं 15 जहाज। कब तक ये पहुंचेंगे बताएंगे आपको न्यूज पंच में। और चौथी खबर जो होने वाली है वो होने वाली है फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई। ब्राजील आउट हो चुका है, नॉर्वे इन हो चुका है। और जैसे जैसे पड़ाव पार करते जा रही हैं टीम्स, ऐसे में राउंड ऑफ 16 से भी उम्मीदें अब देशों को बढ़ती जा रही है। क्या रहा ब्राजील और नॉर्वे का ये मैच बताएंगे आपको न्यूज पंच में। तो ये 4 महत्वपूर्ण खबरें रहने वाली है न्यूज पंच में, जिस पर हमारी नजर आएगी एक एक करके। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई और सिख धार्मिक संस्थाओं के बीच टकराव एक बार फिर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर तेज हो गया है। श्री अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आरोप लगाया है कि मोहाली और चंडीगढ़ से संचालित कथित आईटी सेल के जरिए सिख संस्थाओं के खिलाफ संगठित दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से इन गतिविधियों को तत्काल बंद कराने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो पंथ इन कथित आईटी सेल दफ्तरों तक मार्च करेगा और शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पार्टी ऐसा कोई आईटी सेंटर संचालित ही नहीं करती है। ऐसे में अब सबकी नजर पंजाब सरकार के अगले कदम पर है। लेकिन यहाँ ग्राफिक्स के जरिए आखिरकार जानते हैं कि इस समय क्यों पंजाब सरकार मुसीबत में नजर आ रही है और आखिरकार किसने दिया है उन्हें अल्टीमेटम। अकाल तख्त का अल्टीमेटम ये सामने आया है, जहां आपके 2 आईटी सेल पर यहां आपत्ति दर्ज की गई है। मोहाली चंडीगढ़ केंद्र इस समय उन्होंने कहा कि निशाने पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी भावनाओं को यहां ठेस पहुंचाई जा रही है। 10 दिन में बंद करो ये गतिविधियां जो आईटी सेल अकाल तख्त कह रहा है कि आप चला रही है। संगठित दुष्प्रचार का आरोप यहां अकाल तख्त की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। सिख संस्थाओं की छवि हो रही है खराब और इसके खराब होने का आरोप पंजाब की आप सरकार पर यहां साफ तौर पर लगाया जा रहा है। नकारात्मक नैरेटिव फैलाने का दावा यहां किया जा रहा है। तो आपके 2 आईटी सेल पर यहां आपत्ति है। अकाल तख्त का ये अल्टीमेटम है, 10 दिन का ये अल्टीमेटम है कि आप ये 2 आईटी सेल बंद करिए। लेकिन आपकी तरफ से साफ तौर पर सफाई है कि ये आईटी सेल आपकी तरफ से चल ही नहीं रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अब पंथ ने क्या अल्टीमेटम दिया है। पंथ ने कहा है कि अब हम अगर ये 2 आईटी सेल बंद नहीं होते तो हम करेंगे आंदोलन, और कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन आगे भी बढ़ेगा। आईटी सेल दफ्तरों तक मार्च निकाला जाएगा, ये वार्निंग अकाल तख्त कह रहा है। और सरकार की निष्क्रियता पर यह सवाल अकाल तख्त लगाता हुआ नजर आ रहा है। पुरानी शिकायत पर कार्रवाई ना होने का भी आरोप यहां लगाया जा रहा है और तत्काल कार्रवाई की यहां मांग की गई है। आइए अब आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं कि जो श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार है कुलदीप सिंह गड़गज, उन्होंने क्या कहा है आपके इस आईटी सेल के लिए और क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। सोशल मीडिया ते आ चलदा है, 2 सेंटर ने, एक मोहाली दे विच आ साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मैनू नाम ही पता मैं लेना नहीं, एक चंडीगढ़ आ जिथे दिल्ली दे बंदे बैठे हुए आ और जेड़े रोज ही मान मर्यादा वालियां जेड़ियां संस्थावां उहदे खिलाफ नैरेटिव बिरतांत चलाउंदे आ। मैं सरकार नूं ताड़ना करदा कि जे 10 दिनां दे विच ये जेड़े 2 सेंटरां दे विच तुहाडे पहाड़े दे बंदे बह के साडे तख्तां दे खिलाफ लिख रहे आ, इन्हां नूं 10 दिनां दे विच उत्थों ठाड़ो।
तो श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से आप साफ तौर पर यह प्रतिक्रिया सुन रहे थे कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया। यहाँ हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह जुड़ गए हैं जालंधर से। गुरमीत, मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि श्री अकाल तख्त ने आखिरकार इन 2 आईटी सेल के बारे में क्या आपत्ति जाहिर की है? क्या ये 2 आईटी सेल ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट उसमें दिखा रहे हैं या पता चल रहा है जिससे इनको आपत्ति है, और क्या अल्टीमेटम है? आगे इनकी क्या रणनीति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए भावना, पिछले कुछ समय में ये देखा गया और खास तौर पर जब 15 जून को श्री अकाल तख्त साहिब का आदेश आया था, हुक्मनामा आया था पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ, उसके बाद से जो श्री अकाल तख्त साहिब हैं, जो अलग अलग सिख जत्थेबंदियां और उसके साथ ही खास तौर पर जो जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज हैं, जो कार्यकारी जत्थेदार हैं, जिनकी बात अभी हम दर्शकों को सुनवा रहे थे, उनके परिवार के खिलाफ, उनके खिलाफ कुछ निजी टिप्पणियां करते हुए कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। शुरुआत में लोगों को लगा कि किसी की अपनी पर्सनल राय हो सकती है, पर उसके बाद जो माइन्यूटली जब चेक किया गया इस बात को, तो पता चला कि इसको पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा है और वो जरूर कोई आईटी सेल हो सकता है। उसके बाद उसको ट्रेस किया गया, देखा गया और श्री अकाल तख्त साहिब लगातार जो है इसके बारे में कहते भी रहे, इतना वोकल होकर नहीं। मगर कल जो है सीधे तौर पर पंथक इकट्ठ बुलाया हुआ था, तो पंथक इकट्ठ में जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने साफ तौर पर कहा है कि 2 आईटी सेल है, एक चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ के पास तकरीबन 10 किलोमीटर दूर मोहाली है, वहां पर मौजूद है। और ये 2 आईटी सेल लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं सिख संस्थाओं के खिलाफ। दरअसल ये हुआ था कि जब 15 जून को श्री अकाल तख्त साहिब का फैसला आया था, तो उसमें श्री अकाल तख्त साहिब को लेकर ऐसी टिप्पणियां की गई थी, कुछ टिप्पणियां ऐसी थी कि जिसमें यह कहा गया था कि जो जत्थेदार है, जो श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हैं, वो एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी निर्धारित करती है। दूसरा, उनके निजी जीवन को लेकर टिप्पणियां, उनके रिश्तेदारों को लेकर टिप्पणियां। तो ऐसी टिप्पणियां या ऐसा वातावरण कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं देखा गया। इसको लेकर जो है ऐतराज सोशल मीडिया पर जत्थेदार पहले बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ आपत्ति जताई जा रही है श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से और एक अल्टीमेटम भी यहाँ दे दिया गया है। तो मान सरकार साफ तौर पर यहाँ मुसीबत में घिरती हुई नजर आ रही है। आखिरकार देखना होगा कि पंजाब सरकार का अगला रुख यहाँ पर क्या होगा। गुरमीत, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भारत सरकार के लिए और भारत के लिए एक अच्छी खबर है। पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ती चुनौतियों के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। उर्वरकों यानी कि फर्टिलाइजर्स और कच्चे माल से लदे 15 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार कर चुके हैं और तय कार्यक्रम के अनुसार भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ भी चुके हैं। सरकार का कहना है कि इन जहाजों के पहुंचने से देश के उर्वरक भंडार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और किसानों के लिए खाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार और भारत सरकार की इसमें सराहना की है और जिस तरीके से खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है उसकी रफ्तार को भी मजबूती यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है, ये कहना है जेपी नड्डा का। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते कि कैसे खाद्य आपूर्ति को यहाँ रफ्तार मिल रही है और उस समय में जब वैश्विक अनिश्चितताओं का दौर है, जहां हॉर्मुज से जहाज आने में कहीं ना कहीं देरी हो रही थी, वहां ये एक अच्छी खबर है कि उर्वरक और कच्चा माल पहुंचेगा भारत, क्योंकि 15 जहाजों ने सुरक्षित पार कर लिया है हॉर्मुज। साथ ही पश्चिम एशिया संकट के बीच ये बड़ी राहत की खबर है भारत के लिए, किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि किसानों को खेती के लिए उर्वरकों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कहा जा रहा था कि अगर हॉर्मुज से जहाज नहीं समय पर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उर्वरकों की जो आपूर्ति है उसको खतरा हो सकता है, जो सीमित भी हो रही थी। लेकिन इस समय भारत सरकार की तरफ से बड़ा कदम यहाँ आता हुआ नजर आ रहा है। कई देशों से वैकल्पिक आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है, यानी कि कई और देशों से भी यहाँ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। 28 भारतीय मिशनों ने निभाई है भूमिका, यानी कहीं भी खाद्य आपूर्ति की कोई कमी ना हो, इसको लेकर भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 100% गैस आपूर्ति से तेज हुआ है उत्पादन और आयात व्यवस्था लगातार हुई है मजबूत। इसके साथ अगर उर्वरक भंडार की बात करें तो उसमें भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, किसानों के लिए राहत भरी खबर है कि आपूर्ति निर्बाध होने वाली है, यानी कोई भी आपूर्ति पे संकट नहीं इस समय आने वाला, क्योंकि 15 जहाज जो है हॉर्मुज को पार कर लिए गए हैं और भारतीय बंदरगाहों में अलग अलग समय में ये पहुंच जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे अगर इन नंबर्स की बात करें तो नंबर्स क्या कह रहे हैं ये उर्वरक भंडार के और कौन से जहाज आखिरकार क्या लेकर आ रहे हैं। अगर उर्वरक भंडार की बात करें तो जिसको मजबूती यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है, कुल 15 जहाज है। 8 जहाज लेकर आ रहे हैं 3.32 LMT यूरिया,
वहीं 4 जहाज लेकर आ रहे हैं 2.57 LMT DAP, 3 जहाज लेकर आ रहे हैं 1.11 LMT सल्फर और 5 अन्य जहाज भी भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसमें यूरिया उत्पादन है और को 71.55 LMT पहुंचाने का लक्ष्य यहाँ रखा गया है। साथ ही DAP का भी उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और NPK का भी उत्पादन यहाँ किस तरीके से बढ़े, इसको लेकर ये जो 15 जहाज है वो कहीं ना कहीं जो हमारे खाद्य आपूर्ति, जो उर्वरक भंडार था, वो मजबूती के साथ कोई आपूर्ति पर संकट ना है, निर्बाध रूप से उर्वरक खाद्य आपूर्ति जो है वो किसानों को मिलती रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का ये बड़ा कदम और लगातार भारत सरकार प्रयास कर रही है। ऐसे में अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग मिशनों के साथ भी समन्वय यहाँ बिठाया हुआ है। यहाँ केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने यहाँ क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। यहाँ उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ सराहना की गई है, उनके विजन की सराहना की गई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि 100% जो होनी चाहिए व्यवस्था होनी चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। संकट की इस घड़ी में दूसरे देशों के साथ भी समन्वय यहाँ बैठा हुआ है। पश्चिम एशिया संघर्ष से वैश्विक सप्लाई चेन ज़रूर प्रभावित हुई है, लेकिन भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि संकट की घड़ी में कहीं पर भी कोई सप्लाई जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर नए नए नियम और नई नई पहल की जा रही है। सरकार शुरू से ही सतर्क है और तैयार है। ऐसे में संकट की घड़ी में संवेदनशीलता से यहाँ काम किया जा रहा है, सटीक फैसले लिए जा रहे हैं और समय के अनुसार ये फैसले लिए जा रहे हैं। भारतीय दूतावासों ने वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से समन्वय स्थापित किया है और साथ ही साथ आयात और घरेलू उत्पादन दोनों मजबूत इस समय स्थिति में है, यानी कि आयात भी हो रहा है और घरेलू उत्पादन भी मजबूत रहे। इसको लेकर भारत सरकार लगातार नए नए निर्णय ले रही है। राज्यों के साथ मिलकर पारदर्शी तरीके से वितरण जो है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। इस समय हमारे संवाददाता CS जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। CS जोशी का रुख करते हैं। चंद्रशेखर, यहाँ देखा जाए तो अगर खाद्य आपूर्ति की बात की जाए, कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसकी जो सीमा है वो सीमित हो रही थी, लेकिन भारत सरकार ने के जो प्रयास है और समय पर लिए गए सही फैसले हैं, उसी के कारण कहीं ना कहीं ये जो 15 जहाज हैं वो हॉर्मुज से निकल चुके हैं और दूसरे देशों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। बिल्कुल, ये काफी बड़ी खबर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि खरीफ का सीजन लगभग शुरू हो चुका है, क्योंकि मानसून भारत के अधिकतर हिस्सों में आ चुका है और ऐसे में खरीफ की बुआई अब शुरू होने वाली है। हम धान की बात करें, सोयाबीन की बात करें, उसके अलावा मक्का की बात करें, तो इस सब के लिए जो फर्टिलाइजर की आवश्यकता थी उसको लेकर के थोड़ा बहुत चिंता थी देश में जब ये ईरान युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन युद्ध के बाद जिस तरह से इसको प्रबंधित किया गया वो एक बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। 15 जहाज हॉर्मुज से निकल चुके हैं फर्टिलाइजर के और आपको बता दें कि करीब 5 जहाज वहां पर अभी लोड हो रहे हैं फर्टिलाइजर के और ये 5 जहाज भी बहुत जल्द हॉर्मुज को क्रॉस करेंगे। तो ये तो थी जो भारत में हम यूरिया की बात करें या उसके अलावा DAP की बात करें, NPK की बात करें, SSP की बात करें, उसको यहाँ पर लाने के। उसके अलावा जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ, आप देखिए जिस तरह से इसका प्रबंधन किया गया। सबसे पहले घरेलू मोर्चे पर काफी काम किया गया। घरेलू मोर्चे पर जो फर्टिलाइजर का उत्पादन है उसको बढ़ाया गया। जो फर्टिलाइजर के लिए जो गैस, जो फर्टिलाइजर संयंत्र हैं उनको दी गई करीब 65% गैस उस वक्त नेचुरल गैस उनको दी गई ताकि वो फर्टिलाइजर का उत्पादन कर सकें और अब 100% गैस उनको दी जा रही है। तो इसका फर्क ये हुआ कि घरेलू मोर्चे पर आप देखें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है फर्टिलाइजर का देश के अंदर। और इसके अलावा भारत केवल हॉर्मुज पे ही डिपेंड नहीं रहा, करीब 28 देशों से भारत ने फर्टिलाइजर को खरीदना शुरू किया और इसका परिणाम यह है कि आज देश में जो पूरे साल में फर्टिलाइजर की खपत होती है उसका करीब 51% फर्टिलाइजर अभी स्टॉक हो चुका है और खरीफ का सीजन शुरू होने वाला है। तो ये काफी बड़ी राहत की खबर किसानों के लिए है और इस सबके पीछे कहीं ना कहीं जो सरकार का प्रबंधन रहा है पश्चिम एशिया संकट के बाद, जिस तरह से सरकार ने प्रबंधन किया है, चाहे फर्टिलाइजर संयंत्रों को गैस देने की बात हो या उसके अलावा हॉर्मुज से जहाजों को निकालने की बात हो या दूसरे देशों से फर्टिलाइजर खरीदने की बात हो, तो ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार ने एक प्रबंधन किया इस संकट का, इस डिजास्टर का, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है और पूरी दुनिया भी इस उदाहरण की ओर देख रही है। लेकिन कुल मिला के हमारे किसानों की जो चिंता थी वो कहीं न कहीं अब पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि देश में पर्याप्त मात्रा में खरीफ के सीजन के लिए फर्टिलाइजर उपलब्ध है
और लगातार फर्टिलाइजर देश में भी उत्पादित किया जा रहा है और बाहर से भी लाया जा रहा है। बिल्कुल, तो आयात के तौर पर देखा जाए, घरेलू मोर्चे पे देखा जाए, दोनों तरफ से यहाँ खाद्य आपूर्ति को लेकर भारत इस समय मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। चंद्रशेखर, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।